जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के मैं अपने इस नए वीडियो में, जो कि भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित है। यह भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो छोटे छोटे डाले हैं, आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लें। इसके पहले मैं जो पढ़ाया हूँ उसके बारे में बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया, फिर मैंने 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया, फिर मैंने 1793 का चार्टर एक्ट बताया, फिर मैंने 1813 का राजलेख के बारे में बताया, फिर मैंने 1833 का राजलेख बताया, फिर मैंने उसके बाद 1853 के राजलेख के बारे में बताया, फिर मैंने 1858 का अधिनियम बताया। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके पहले मैंने जो वीडियो में बताया था उसको आप लोग एक बार बता देते हैं, रिकॉल करा देते हैं आप लोग को थोड़ा स्पीड में। मैंने सबसे पहले 1793 के बारे में बताया था कि इसके माध्यम से जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। उसके सदस्यों को अब भारत के राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था शुरू की गई। उसके बाद 1813 के राजलेख के माध्यम से इसमें सबसे पहले ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई और भारत में शिक्षा के लिए प्रथम बार 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद इसी समय जो व्यापारिक एकाधिकार हुआ करता था उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार जारी रखा गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1833 का राजलेख। उसके माध्यम से जो चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छूट दी गई थी उसे भी अब समाप्त कर दिया गया। और इसके माध्यम से सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1833 का राजलेख। इसके माध्यम से सर्वप्रथम जो 1813 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखा गया था, उसे भी अब समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि आयोग के विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम भारत के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इस अधिनियम के माध्यम से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बनाया गया था तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, उसको रद्द करके अब भारत सचिव की स्थापना की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष भारत सचिव हुआ करता था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम भारत में शासन में भागीदारी का हिस्सेदारी बनाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। आज के समय में जो हम लोग विभाग का बंटवारा देखते हैं, इसका सर्वप्रथम नमूना जो है भारत में भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया था, जो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। वो अपने विभागों की बंटवारा अलग अलग व्यक्ति को दिया था, जिससे जो उस विभाग का अगर कोई भी गलत काम होता था तो उसके जिम्मेदार वही होता था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, जिसे यह कह सकते हैं कि भारत में प्रथम बार विधानसभा की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया। इसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीकरण के स्थान पर अब भारत का विकेंद्रीकरण किया गया। अब गवर्नर जनरल अपने परिषद के 6 सदस्यों से बढ़ाकर
10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। आइए हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इसके बाद सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। 5वें सदस्य जो हुआ करता था यह विधिवेत्ता होना अनिवार्य था। इसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसके बाद भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव 1858 अधिनियम के माध्यम से पड़ी। गवर्नर जनरल संकटकालीन समय में अपने विधान परिषद के न रहते हुए भी बिना भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल अपनी परिषद के अनुमति के बगैर कोई भी बिल पारित कर सकता था। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीकरण के स्थान पे अब भारत का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल अपनी परिषद के में से 6 सदस्यों से 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता था। इसके बाद है हम लोग का भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। पूछता है भारत का निर्वाचन पद्धति कब शुरुआत की गई, तो इसका आंसर होगा 1852 के अधिनियम के तहत। इसके बाद भारत को सर्वप्रथम बजट में बहस करने का अनुमति, बजट पर प्रश्न पूछने या बहस करने की अनुमति 1852 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल के व्यवस्थापिका में जो यहाँ पे 6 से 12 सदस्य की नियुक्ति कर सकता था, अब वो 10 से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 लोगों की नियुक्ति कर सकता था। ये सब हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से लेकर 60 तक कर दिया गया। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले मिंटो तथा वायसराय मिंटो के नाम पर यह अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रणाली को अपनाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों को पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से अब भारत को अब बजट में पूरक प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार तो 1858 के अधिनियम के माध्यम से दिया गया था, लेकिन बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया। भारत परिषद के सदस्यों के रूप में तथा वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अब भारत के सदस्यों को शामिल किया गया। इसके बाद हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आइए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इसके माध्यम से भारत परिषद अधिनियम 1861 सबसे पहला है। तो इसके माध्यम से इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। अगला बिंदु है इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को भारत में भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया, मतलब शासन में भारत के सदस्यों को भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके माध्यम से केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 की कर दिया गया तथा 5वें सदस्य जो हुआ करता था उसे विधिवेत्ता होना अनिवार्य था। इसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई जो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की गई। जो मंत्रिमंडल यही है जो आज के जो समय में विधान सभा है। इसके बाद गवर्नर जनरल संकटकालीन दशा में विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, इनके अनुमति के बगैर कोई भी बिल पास कर सकते थे। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीकरण के स्थान पे अब विकेंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल अपनी परिषद के कम से कम 6 सदस्य तथा अधिक से अधिक 10 सदस्य को नियुक्त कर सकते थे।
इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के माध्यम से निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अभी भी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त जो यहाँ पे कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य हुआ करते थे, अब इसके माध्यम से कम 10 सदस्य तथा अधिक से अधिक 16 सदस्य की नियुक्ति कर सकते थे। अगला है, हम लोगों ने पढ़ा था भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अब अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। इस अधिनियम के तात्कालिक भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग से मताधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी तथा भारत सचिव के सदस्यों में अब भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद।